नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय जो राजनीति का दौर चल रहा है, खासतौर से मोदी शाह का जो दौर चल रहा है, उसमें एक चेतावनी है। कोई राजनीतिक दल, कोई नेता अमित शाह से पंगा न ले। अमित शाह से पंगा लेने का मतलब, अमित शाह को छेड़ने का मतलब, अमित शाह को पटखनी देने की कोशिश करने का मतलब है कि आपके दुर्दिन शुरू हो गए। और इसका एकदम जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य। 2019 में धोखा दिया शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने और कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह को और भाजपा को। धोखा देकर धोखे से सरकार तो बना ली, 2.5 साल सरकार चला भी ली, लेकिन उसके बाद से आप देखिए, जैसे ही पलटवार शुरू किया प्लान करके अमित शाह ने, उसके बाद से ये तीनों पार्टियों का गठबंधन और इन तीनों पार्टियों के नेता, इनके दुर्दिन शुरू हो गए। अब ताज़ा स्थिति ये है कि इनको एक तरह से भिखमंगे की हालत में पहुंचा दिया है। राजनीतिक रूप से कह रहा हूं, आर्थिक रूप से तो बहुत संपन्न लोग हैं, तो आर्थिक दृष्टि से ये बात नहीं कह रहा हूं। इस समय महाराष्ट्र से राज्यसभा की 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। 6 सीटें जो गठबंधन है, महायुति है बीजेपी के नेतृत्व वाला, उसका जीतना तय है। बीजेपी के पास अपनी अकेले 131 सीटें हैं, यानी विधायक हैं। शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे के पास 57 है, और एनसीपी स्वर्गीय अजीत पवार की जो पार्टी है, उसके पास 40 विधायक हैं। तो 6 तो सीधे सीधे उनके जीत जाएंगे। विपक्ष के लिए 1 सीट बचती है, और वो 1 सीट भी ऐसी आसान नहीं है। विपक्ष को की कोई एक पार्टी अकेले वो 1 सीट जीतने की हालत में नहीं है। जीत सकते हैं अगर तीनों मिल जाएं। तो अब 1 अनार है और 3 बीमार। 1 अनार 100 बीमार की आपने कहानी या किस्सा सुना होगा, लेकिन यहाँ 1 अनार और 3 बीमार है। सीट 1 है। अब इसमें देखिए पार्टी की स्ट्रेंथ देखिए। उद्धव ठाकरे का गुट जो है, उसके पास 20 विधायक है, कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं, और शरद पवार के पास 10 विधायक हैं। तो सबसे गरीब हालत में शरद पवार है, जो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे। आज उनको महाराष्ट्र की राजनीति का भिखमंगा कहें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्यों? अभी कुछ दिन पहले पुणे में अस्पताल में थे, अस्पताल से निकले, अब उनको मुंबई लाया जा रहा है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले कह रही हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि पवार साहब राज्यसभा में जाएं। पवार साहब 80 साल के हो चुके हैं, लेकिन सत्ता का जो लालच है वो जाता नहीं है। पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया, अर्श से फर्श पर पहुंच गए राजनीति में, लेकिन अब भी सत्ता चाहिए। राज्यसभा में जाने की लालसा अभी बनी हुई है। और ख़ास तौर से इस बात को देखिए कि 288 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 10 विधायक हैं शरद पवार के पास, लेकिन वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, जिसके लिए एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत है। काम 37 से भी चल सकता है, सेकंड प्रेफरेंस और मतलब प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम होता है, तो इसलिए 37 से भी चल सकता है। लेकिन वो भी शरद पवार के पास अकेले तो है नहीं, और शरद पवार अकेले दावेदार नहीं है। शरद पवार के अलावा कांग्रेस पार्टी भी नज़र गड़ाए हुए है। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो शरद पवार के लिए और चिंता की बात है, और शरद पवार पर एक तरह से व्यंग कर रही है कांग्रेस पार्टी। शरद पवार की राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पहले गठबंधन के दल अपनी राजनीतिक निष्ठा तय करें, मतलब सीधा हमला शरद पवार पर है। आपको मालूम ही है कि पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है, कुछ समय से, कि पवार यानी एनसीपी के दोनों गुट जो है उनका विलय हो सकता है। तो कांग्रेस के लोगों का कहना है कि हम सीट दे दें शरद पवार को, और शरद पवार जाकर जो है अजीत पवार के गुट से मिल जाएं और एनडीए में शामिल हो जाएं, तो हमारी राजनीति तो जो है और उसकी भद्द पिटेगी। पहले ही हम बुरी हालत में हैं। उधर उद्धव ठाकरे का कहना है कि भाई हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है इस गठबंधन में, यानी 20 विधायक हैं, तो दावा तो हमारा बनता है। उसके अलावा 2020 में हमने सीट छोड़ दी थी राज्यसभा की एनसीपी के लिए, अब हमारी बारी है, तो एनसीपी हमारे लिए सीट छोड़े।
और सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे के गुट से कौन उम्मीदवार होगा। 2 लोग रिटायर हो रहे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी से, एक संजय राउत जो मोटर माउथ है और दूसरे प्रियंका चतुर्वेदी। बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर में अलग अलग देशों में टीम भेजी गई थी भारत के सांसदों की सरकार की ओर से, प्रियंका चतुर्वेदी भी उस टीम में थी, तो बड़ी चर्चा चलने लगी कि क्या वो पार्टी बदलने वाली है। हालांकि उनकी ओर से ऐसा कोई संकेत, कोई बयान नहीं आया। अब राज्यसभा सीट उनको मिलेगी ऐसा, या इन दोनों में से किसी को मिलेगी ऐसे संकेत नहीं है। जो लोग इन दोनों के विरोधी हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी में, वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को जाना चाहिए राज्यसभा में, राष्ट्रीय राजनीति में और राज्यसभा में उनका जो है प्रभाव होना चाहिए। वैसे भी उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य हैं और विधान परिषद का उनका कार्यकाल मई में पूरा हो रहा है। वहाँ फिर एक सीट से ज़्यादा मिलना मुश्किल है विधान परिषद में भी, तो किसका दावा होगा, फिर झगड़ा शुरू होगा। तो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपल कह रहे हैं, बार बार वो दोहरा रहे हैं कि गठबंधन की पार्टियां पहले अपनी राजनीतिक निष्ठा तय करें, फिर गठबंधन के साथियों के साथ बैठकर गठबंधन की बैठक होगी और उसमें तय होगा कि सीट किसको मिलेगी, कौन उम्मीदवार होगा। यानी शरद पवार को कोई फ्री लंच, कोई फ्री हैंड नहीं मिलने वाला। एक समय था कि शरद पवार उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो सब तैयार हो जाते हैं, आज वो स्थिति नहीं है। आज शरद पवार को झोली फैलाकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी से मांगना पड़ेगा, और मांगने के बाद भी मिलेगा कि नहीं ये तय नहीं है। तो ये हालत बना दी है अमित शाह ने इन 3 पार्टियों की और इनके नेताओं की। उद्धव ठाकरे विधानसभा में तो है नहीं, विधानसभा का चुनाव लड़े नहीं, कभी चुनाव लड़ा नहीं। वैसे उन्होंने विधान परिषद का पिछली बार चुनाव लड़ा था, विधान परिषद में पहुंचे, उसका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, मैंने बताया मई में। अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं या उनके लोग चाहते हैं, ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से निकले और राष्ट्रीय राजनीति में उनका कोई प्रभाव तभी होगा जब वो लोकसभा या राज्यसभा में होंगे, अन्यथा उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं है। तो महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर हो चुके हैं और बाहर हो जाएंगे। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं है, उन्हें कोई पूछता नहीं है। शरद पवार की हालत उससे भी ज़्यादा खराब है और कांग्रेस की हालत खराब करने के लिए राहुल गांधी अकेले काफ़ी हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों का चुनाव तय करेगा कि ये जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है उसमें एकता कितनी है, कितना सामंजस्य है इन 3 पार्टियों में, बल्कि कहना चाहिए कितना सामंजस्य बचा है इन 3 पार्टियों में। और अगर अमित शाह अपनी पर उतर आए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वो 7वीं सीट के लिए भी उम्मीदवार खड़ा कर दें, क्योंकि उनके गठबंधन की जो सरप्लस सीटें होंगी, प्लस अगर इस गुट से यानी महाविकास अघाड़ी से कुछ विधायकों को तोड़ लेते हैं तो इतना इंश्योर हो जाएगा कि महाविकास अघाड़ी का कोई उम्मीदवार नहीं जीतेगा। अब कल्पना कीजिए कि शरद पवार खड़े हों या उद्धव ठाकरे खड़े हों और राज्यसभा का चुनाव हार जाए, क्या हालत होगी महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या हालत होगी वैसे सामान्य दृष्टि से राजनीतिक परिदृश्य में। यहां पहुंचा दिया है अमित शाह ने इन तीनों को। 2019 में शरद पवार का आप जलवा देखते, उद्धव ठाकरे का आप अहंकार देखते, कांग्रेस पार्टी की चतुराई देखते, चालाकी देखते, तो आपको समझ में आता। इन तीनों को लग रहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हमने पटकनी दे दी है, उनके हाथ से निवाला, उनके मुंह से निवाला छीन लिया है। सरकार बनना तय थी बीजेपी की। बीजेपी शिवसेना गठबंधन में चुनाव लड़े थे, गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया था जनता ने, लेकिन उस जनादेश की अवहेलना करते हुए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लालच में चले गए कांग्रेस और शरद पवार के साथ। तो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उसके बाद उनकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव में कुछ सफलता मिली बीजेपी की गलतियों के कारण, विधानसभा चुनाव में उनका हाल ये हो गया कि 20 सीट पर आ गए। शिवसेना को कभी इतनी कम सीटें मिली हों ये याद नहीं आ रहा। शुरू में जब पार्टी बनी थी तब शायद मिली होगी, उसके बाद से नहीं। उसके अलावा स्थानीय निकाय चुनाव में, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण मनपा में
जो ब्रेड एंड बटर था शिवसेना का, जहां से पैसा संसाधन सब कुछ आता था, उसमें पहली बार हो रहा है कि उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार का कोई उम्मीदवार मेयर नहीं है। बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट की करारी हार हुई। करारी हार से मेरा मतलब है सत्ता से बहुत दूर चले गए, और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी आखिरी उम्मीद जो है वो बीएमसी थी, वहां से भी सत्ता से बाहर हो गए। तो केंद्र में सरकार में नहीं है, राज्य में सरकार में नहीं है, और अब बीएमसी से भी बाहर हो गए। उनके संसाधन के सारे स्रोत अमित शाह ने सुखा दिए हैं। चाणक्य की उसी नीति पर ऐसा लगता है चलते हैं कि बड़ा पेड़ हो तो उसको सीधे नहीं काटना चाहिए, धीरे धीरे उसकी जड़ों में एसिड या मट्ठा डालना चाहिए, जिससे जड़ ही उसकी खत्म हो जाए। वही काम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ अमित शाह ने किया है। शरद पवार अपने आखिरी दिनों में ऐसे दुर्दिन देखेंगे राजनीतिक रूप से, इसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। उद्धव ठाकरे ने भी कल्पना नहीं की होगी जब 2019 में भाजपा से बगावत करके वो मुख्यमंत्री बनने के लिए शरद पवार की गोद में बैठे थे। तब उनको लग रहा था अब पूरे महाराष्ट्र पर उनका राज होगा। जो बाला साहब ठाकरे के समय नहीं हो पाया कि उनके परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री नहीं बना, वो अब हो जाएगा, और हो गया। 2.5 साल के लिए तो हो ही गया। उनको अमित शाह ने नहीं मारा, राजनीतिक बात कर रहा हूं, उनको मारा उन्हीं के पुराने सहयोगी एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे ने न केवल शिवसेना पार्टी पर कब्जा किया, बल्कि बाला साहब की विरासत पर, राजनीतिक विरासत पर भी कब्जा किया। न तो उद्धव ठाकरे कुछ कर पाए, और राज ठाकरे तो किसी काम के कभी थे ही नहीं। राजनीतिक रूप से उनसे ज़्यादा प्रभावहीन राजनेता भारत की राजनीति में शायद ही हुआ हो। तो इस बार दोनों भाई मिल गए थे बीएमसी के चुनाव में, और लगा था कि चमत्कार कर देंगे। बड़ी चर्चा हो रही थी, बड़ा जो है नैरेटिव बनाया गया कि ठाकरे बंधु मिल गए हैं, अब तो पलट जाएगा सब। तो ठाकरे बंधुओं के मिलने से हुआ ये कि ठाकरे बंधु ही पलट गए मतलब नीचे चले गए। तो अब एक राज्यसभा सीट के लिए 3 पार्टियों में मारामारी हो रही है कि किसको मिलेगा, और दावेदारों में अपने को राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय भूमिका में देखने का सपना पालने वाले शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं। ये हाल किया है अमित शाह ने सिर्फ 6 साल के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लगा। अब जो स्थिति है उद्धव ठाकरे और शरद पवार की और उनकी पार्टियों की भी, उससे वो कभी जीवन में उभर पाएंगे या उनकी पार्टियां उभर पाएंगी, ऐसा कोई संकेत नहीं है। अभी उनको और बुरे दिन देखने हैं। तो इसलिए फिर कह रहा हूं कि बाकी पार्टियों के लिए भी चेतावनी है कि विरोध करो, संघर्ष करो, लड़ाई लड़ो, चुनाव लड़ो, सब करो, व्यक्तिगत हमला अमित शाह पर मत करो। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी अमित शाह पर गुजरात में व्यक्तिगत हमले किए। कांग्रेस आज तक गुजरात में उठ नहीं पाई है, और पूरे देश में भी नीचे ही जा रही है। ये 99 सीटों के चक्कर में आप मत पड़िए। कांग्रेस को अगले कई चुनाव में अभी नीचे ही जाना है और नीचे जाना है, और अभी बॉटम तय नहीं हुआ है कि उसका निचला स्तर क्या होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।